फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी साइंस का बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस जो है, इसका जो रेस्पिरेशन वाला जो पार्ट है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस लेसन में मैं पहले रेस्पिरेशन का डेफिनेशन बता देता हूँ। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए से हमारा जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होकर हमारा फूड ब्रेकडाउन होकर उससे एनर्जी आता है। यानी कि अगर डेफिनेशन बोलेंगे तो द प्रोसेस बाय व्हिच द ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड द फूड प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर बोलेंगे तो जिस प्रोसेस से ऑक्सीजन का यूज़ होकर फूड ब्रेक होकर एनर्जी का रिलीज हो, उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी बताया गया है। दो एक्टिविटीज़ है यहाँ पर। पहला 6.4 एंड 6.5। तो यहाँ पर पहले आप फिगर को देखिए। तो इस फिगर में क्या आप एक टेस्ट ट्यूब को देख सकते हैं और यहाँ पर जो कि लिखा गया है एक पिचकारी है। ओके, और यहाँ पर आप उसी चीज़ को देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है और एक पाइप है जो कि एक बच्चे के द्वारा जो वो बच्चे एक यहाँ पर जो बच्चा है वो यहाँ पर एयर ब्लो कर रहा है इसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। ओके, तो यहाँ पर इसका प्रोसीड्योर ये है कि देखते हैं, तो एक्टिविटी पढ़ के आप लोग जान पाएंगे। टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइव वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। तो हमें क्या करना है, जो एक्टिविटी के अनुसार जो करना है, एक टेस्ट ट्यूब में कुछ लाइव वाटर लेना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर बताया गया, तो लाइव वाटर को लेना है। उसके बाद क्या करना है, ब्लो एयर थ्रू दिस लाइव मैटर, यानी कि हमको इस लाइव मैटर के अंदर एयर को पास करना है। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइव मैटर टू टर्न मिल्की। अब हमको इसके बाद देखना है कि जो लाइव मैटर है उसको कितना देर लगता है लाइव मैटर को मिल्की होने में। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद ये बताया गया है कि जो यूज़ है सिरिंज एंड फिस्कारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइव वाटर टेकन इन अंदर टेस्ट ट्यूब। तो हमें क्या करना है, पहले में हमारे माउथ से हमारे माउथ से वाटर को किसी एक टेस्ट ट्यूब में, एक ही टेस्ट ट्यूब में माउथ से वाटर जो है एयर पास करना है वाटर के अंदर, और दूसरे में एक इंजेक्शन या फिर पिचकारी से वाटर एयर को पास करना है वाटर के अंदर। ओके, सो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि यूज ए सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइव वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। और एक टेस्ट ट्यूब में पिचकारी या फिर सिरिंज से वाटर में हमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एयर को डालना है। तो अभी क्या होगा कि देखिए, तो हमें एयर डालना है। उसके बाद नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइव वाटर टू टर्न मिल्की। तो हम लोगों को इस दोनों टेस्ट ट्यूब में जो लाइव वाटर होगा उसको कंपेयर करना है। पहले को कंपेयर करना है जिसमें कि हम लोगों ने अपने मुंह से एयर को डाला होगा जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो दूसरे में जो कि पिचकारी या फिर सिरिंज से जो ने हम लोगों ने डाला होगा उसको चेक करना है, कंपेयर करना है दोनों चीज़ों को। सो नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइव वाटर टू टर्न मिल्की। So what does this tell us about the amount of carbon dioxide in air that we breathe out? तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो अमाउंट का परसेंटेज के बारे में क्या बताता है। ओके, तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ बताया गया है, पहले हम लोग जिस टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने मुंह से एयर पास किया होगा वही टेस्ट ट्यूब ज़्यादा जल्दी मिल्की हो जाएगा उसमें जो लाइव वाटर है। ऐसा क्योंकि हमारे मुंह में जो एयर है उसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सो टेक सम एयर, यानी कि जो एयर को हम एक्सहेल करते हैं उसमें ज़्यादा थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड होता है इन कंपैरिजन टू द इनहेल्ड एयर। सो टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू दिस। और एक एक्टिविटी में हम लोगों को क्या करना है, फ्रूट जूस लेना है या फिर शुगर का सोल्यूशन लेना है और उसमें थोड़ा सा ईस्ट को डाल देना है। उसके बाद टेक दिस मिक्सचर इन ए टेस्ट ट्यूब फिटेड विथ ए 1 होल्डेड कॉर्क। ओके, तो एक टेस्ट ट्यूब में इसे लेना है, शुगर सोल्यूशन लेंगे या फिर जूस लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब पर लेके रखेंगे। उसके बाद फिट द कॉर्क विथ अ बेंट glass tube, dip the free end of the glass tube with a test tube containing freshly lime water.
तो क्या करना है, जो कॉर्क, ओके फाइन, फिट द कॉर्क विथ अ बेंड टेस्ट ट्यूब, तो कॉर्क को एक बेंड टेस्ट ट्यूब के साथ फिट कर देना है, ओके, जो कि बेंड होगा, कर्व जैसा होगा जो टेस्ट ट्यूब। देन डीप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास, to the test tube to into a test tube containing freshly lime water, prepared lime water. Then what change is observed in the lime water and how long does it take for this change to occur? How does this tell us, okay, what does this tell us about the products of fermentation? सो इस एक्टिविटी को मैंने नहीं किया है, इसलिए तो आप लोग इसे कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए तो क्या होगा, ओके। तो आप लोग इसे स्कूल पर कर सकते हैं। तो चलिए इस जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर बताया गया है उसको देखते हैं। सो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पर, वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स इन द लास्ट सेक्शन। तो हम लोगों ने न्यूट्रिशन जो था ऑर्गेनिज्म में, जो ह्यूमन बींग्स में, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, ओके। सो लास्ट सेक्शन में भी हम लोगों ने पढ़ा था फूड मटेरियल, यानी कि हमारे लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था तो द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हमारे न्यूट्रिशन के वक्त पर जो फूड मटेरियल हमारे अंदर जाता है तो इज़ यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस जो होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं हमें अलाइव रखने के लिए, ओके। तो लाइफ प्रोसेस का जो डेफिनेशन होता है, जैसे कि द प्रोसेसेस विच आर एसेंशियल टू अलाइव अस, मेक अस अलाइव ऑन दिस अर्थ, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ओके। इसी तरह से एंड ब्लड सर्कुलेशन, इस तरह का जो प्रोसेसेस है इन्हें लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं होता है, याद रखिए। तो इसी को बोला गया है कि जो न्यूट्रिशन, हमारे फूड से जो एनर्जी जाता है, न्यूट्रिशन के जरिए से जो एनर्जी आता है, तो ये हमारे बॉडी के सेल्स के द्वारा यूज हो जाता है, ओके, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस एंड द न्यूट्रिशन के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी भी मिलता है सेल के द्वारा, ये सब ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि सेल सब न्यूट्रिशन के जो एनर्जी होता है इन्हें यूज़ कर लेते हैं। सो इन इज यूज टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, और सेल्स के द्वारा यूज़ होकर ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओके। सो सॉरी। तो उसके बाद डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वेज, यानी कि डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स यानी कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि मान लें कि जो हमारा काउ हो गया है, फिर हमारे ह्यूमन बींग्स हो गए, तो हर एक ऑर्गेनिज्म में ये जो तरीका होता है, यानी कि जो फूड जाता है और जो फूड का जो यूटिलाइजेशन होता है, कैसे यूटिलाइज होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर देखेंगे एनिमल्स में तो डिफरेंट है, और प्लांट्स में ये चीज़ जो होता है वो डिफरेंट होता है। सो यह चीज़ बोला गया है, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन different ways. Some use oxygen to break glucose completely into carbon dioxide and water. Some use other pathways that do not include oxygen. तो यहाँ पर यह चीज़ बताया गया है कि कैसा डिफरेंस है, वही चीज़ बताया गया है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म वहीं पर होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते हैं, ओके। तो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते हैं, बिना ऑक्सीजन के काम करते हैं। तो इस तरह का रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है तो इसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है, और इस तरह का रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है उसे अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता होगा। तो डिफरेंस बिटवीन अनएरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन मैं अगले एक वीडियो में लेकर आऊँगा, पर मुझे इस कमेंट में बताइए, आप लोगों को अगर पता है इसका डिफरेंस जो है पता है अगर, तो मुझे कमेंट में बताइए। सो अगर हम चलते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। So in all cases the first step is to break down of the glucose. तो हर एक केस में ये क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेप, पहला वाला स्टेप होता है न्यूट्रिशन का, वो होता है ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना फर्स्ट स्टेप होता है हर एक न्यूट्रिशन के प्रोसीड्यूर पे। पहला जो होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ब्रेक डाउन कैसा होता है, देखिए कि जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट होता है, तो ये होता है पहला वाला ब्रेक डाउन, और इसे पायरुवेट करते हैं, यानी कि जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल, तो देखिए यहाँ पर अगर फिर से पढ़ूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। सो इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज द 6 कार्बन मॉलिक्यूल थ्रू कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरुवेट, यानी कि जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल का 3 कार्बन मॉलिक्यूल से डिवाइड होना जिसे कि पायरुवेट बोला जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है हर एक न्यूट्रिशन का प्रोसीड्यूर में।
तो दिस प्रोसेस टेक्स इन द साइटोप्लाज्म, ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, इस पर जरूर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो ये जो प्रोसेस होता है याद रखिए साइटोप्लाज्म में होता है। कई कई स्टूडेंट्स कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया लिख देते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा सेल जो एनर्जी करेंसी है होता है, सेल का एनर्जी करेंसी होता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस नहीं होता है। ये साइटोप्लाज्म में प्रोसीडियर फॉलो होता है, ये प्रोसीडियर साइटोप्लाज्म में फॉलो होता है। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल में डिवाइड हो सकता है, भी कन्वर्टेड और कन्वर्ट भी हो सकता है। सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट फॉर्मेशन इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसीड्योर जो होता है न्यूट्रिशन में, जो कि हमारे जो जैसे का ऑर्गेनिज्म में 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि पायरुवेट पर ब्रेक होता है, उसके बाद पायरुवेट जो होता है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। इसी तरह का जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेसेस होते हैं ये हमारे ईस्ट में होते हैं, जो कि फॉर्मेंटेशन के वक्त पर ईस्ट फॉलो करते हैं। सो इन दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दैट इज ऑक्सीजन। ओके, तो हम लोगों को पता है जो प्रोसेस मैंने कि जैसे अभी बोला, जो प्रोसीड्यूर यानी कि जो टाइप का जो रेस्पिरेशन, ओके, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि एयर में होता है, और इसे अनारोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। इसी तरह से इस अनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम दिया गया है। उसके बाद ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन एक्सप्रेशन माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए यहाँ पर जो पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, जो जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है। ओके, सो दिस प्रोसेस फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म फॉर द इथाइन अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहाँ पर आप लोग याद रखिए कि जो रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए कि हमें बताया गया कि दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हमारा क्या होता है कि जो हमारा जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, जिससे कि पायरुवेट बोला गया है। ओके, सो ये जो 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल है यहाँ पर फिर से ब्रेक हो जाता है। किसको? ये 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल जो होता है, इट गेट्स ब्रेक डाउन ओके इनटू 3 कार्बन डाइऑक्साइड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाता है। और देखेंगे तो द अदर प्रोडक्ट इज़ वाटर, और इसके साथ साथ जो एक और प्रोडक्ट आता है यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट होने पर एक आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद और एक आता है जो कि है हमारा वाटर। सो CO2 प्लस उसके साथ आता है H2O। ओके, तो आप लोगों के याद रह गया होगा। उसके बाद देखिए कि सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन, ओके, इट्स कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन विच एरोबिक रेस्पिरेशन इज a lot greater okay than in the anaerobic respiration। यहाँ पर क्या होता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन पर जो एनर्जी का रिलीज होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है एरोबिक रेस्पिरेशन पर इन कंपैरिजन टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो देखिए कि समटाइम्स व्हेन there is a lack of oxygen in the muscles, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken। यानी कि हमारे मसल्स पर जब ऑक्सीजन का सप्लाई ओके जब लैक हो जाता है, तो वहाँ पर और एक प्रोसेस होता है, पाथवे होता है टू ब्रेकडाउन पायरुवेट का ब्रेकडाउन होने के लिए। हो हियर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड व्हिच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो पायरुवेट होता है, जबकि हमारे मसल्स पर जो ऑक्सीजन का कमी होता है, तब जो हमारा पायरुवेट होता है वो लैक्टिक एसिड और 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, और दिस इज बिल्ड ऑफ ओके। तो दिस इज बिल्ड अप लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग द सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स। यानी कि दिस बिल्ड अप जब हमारे मसल्स पर जो लैक्टिक एसिड्स आ जाते हैं, जब ये लैक्टिक एसिड्स फॉर्मेशन हो जाते हैं मसल्स के अंदर, तो हमारे मसल्स पर क्रैम्प्स आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर वही एक डायग्राम बताया गया है, डायग्राम में कुछ बताया गया। तो आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया, तो मैं बता ही देता हूँ। तो अनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन जो डिफरेंस है, तो और एक वीडियो में भी मैं लेकर आऊँगा इसका जो पूरा डिटेल्स में। ओके, तो पहले देखिए अनारोबिक, मैं सिंपल लिख देता हूँ, और ये है एरोबिक AE ओके, और ये है ANA अनारोबिक। तो पहला वाला पॉइंट
एरोबिक और एनारोबिक में यह है कि ये तो है विदाउट ऑक्सीजन। तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस without oxygen, okay, in the absence of oxygen, and aerobic respiration takes place, procedure takes place with the presence of oxygen। पहला वाला पॉइंट गया। दूसरा वाला ये है कि in anaerobic respiration there is a large amount of small amount of release of energy, okay, and in aerobic respiration there is a considerably a large amount of energy, release of energy। तो थर्ड पॉइंट ये होगा कि यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन पर लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ पर जो एनर्जी का रिलीज होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, ओके। तो आप लोगों को भी समझ में आ गया। तो मैं डिटेल्स में लेकर आऊँगा और एक वीडियो में एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन का जो डिफरेंस है, ओके। तो आप लोगों को पहले दो चीज़ याद रखिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस पर होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस पर होता है ऑक्सीजन। और दूसरा है कि एनर्जी का रिलीज होता है लार्ज अमाउंट पर हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी का रिलीज होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो डायग्राम बताया गया है कि यहाँ पर एक अलग सा डायग्राम है। तो ये डायग्राम है बेस्ड ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। सो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज कि ग्लूकोज जो होता है वो कैसा ब्रेकडाउन होता है, यानी कि ग्लूकोज का प्रोसीड्यूर जो ब्रेकडाउन होता है एक स्टेप से जो आगे ब्रेक होता है, फिर से छोटा होता है, फिर से छोटा होता है, कैसा होता है। पहले तो देखिए आप, जब हमारे बॉडी के अंदर फूड जाता है वहाँ से जब ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज होता है, तो पहला क्या होता है, ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ओके। तो ये साइटोप्लाज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए से ब्रेकडाउन हो जाता है, ओके। सो इट्स ब्रेक्स अप इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ओके। 3 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज अ पायरुवेट, जिसे कि पायरुवेट के नाम दिया गया है। सो आप लोग इसे याद रखिए कि पायरुवेट क्या होता है। पायरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आफ्टर द ब्रेकडाउन the glucose by the cytoplasm through anaerobic respiration। तो आप लोगों को अभी याद रह गया होगा कि ये चीज़ क्या है। तो पहले से देखिए, आप लोग पहले देखिए कि यहाँ पर जो चीज़ बताया गया है कि इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर जो है। तो देखिए यहाँ पर ग्लूकोज जो है पहला 6 कार्बन मॉलिक्यूल था और साइटोप्लाज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए से 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो कि पायरुवेट है उसमें डिवाइड हो गया। उसके साथ साथ एनर्जी का भी रिलीज हुआ जो कि थोड़ा सा कम अमाउंट में होता है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि पायरुवेट जो होता है, पायरुवेट जबकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जबकि ईस्ट में होता है, जो पायरुवेट का जो ब्रेकडाउन फिर से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तब इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होता है। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी का रिलीज होता है, और जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का रिलीज होता है। सो फ्रेंड्स मुझे माफ़ कीजिए, तो मैंने यहाँ पर जो डिफरेंस था वहाँ पर एक चीज़ नहीं बताया था। तो वहाँ पर ये है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ध्यान से सुनिए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में इथेनॉल, ओके, लैक्टिक एसिड, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का आप ऐसे लिखिए कि इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज होता है। इट ऑल्सो लैक्टिक एसिड इज रिलीज इन सम केस, ओके। फ्यू केसेस में ऐसा होता है जो कि मसल सेल्स में होते हैं हमारे बॉडी पर जब होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होता है, ओके। तो आप लोगों को अभी याद रह गया होगा कि क्या चीज़ था। तो हमारे बॉडी के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जो कि हमारे मसल सेल्स पर होता है, ओके, तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी का रिलीज होता है जो कि बहुत ही कम अमाउंट में होता है। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिए कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो चीज़ें होते हैं जो रिलीज होते हैं जो है कि इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी within it lactic acid is also released in some cases। और जो हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का रिलीज होता है। तो अब लोगों को अभी समझ में आ गया होगा। तो ईस्ट, एब्सेंस ऑफ ईस्ट, जबकि हमारे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो हमारे जो पायरुवेट का ब्रेकडाउन अगर होगा तो क्या होगा कि
जब ईस्ट जो फॉलो करता है ईस्ट, जैसे कि हम लोगों ने देखा आगे ऊपर देखा था, तो जो एब्सेंस ऑफ ईस्ट सॉरी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर इथेनॉल फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगा और एनर्जी का भी फॉर्मेशन होगा, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ओके। तो ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल से 2 कार्बन मॉलिक्यूल को कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारा जो ये ब्रेकडाउन है पायरुवेट का ब्रेकडाउन अगर ठीक ठाक हो गया, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ओके, तो कि हमारे लैक ऑफ ऑक्सीजन में होगा, जो कि हमारे मसल सेल्स में होता है। सो इफ इट इज डन विद लैक ऑफ ऑक्सीजन देन इन आवर मसल सेल्स व्हिच इज फॉलोड, ओके, जो कि हमारे मसल सेल्स में कभी कभी होता है, ओके। तो तब क्या होगा कि लैक्टिक एसिड विद इन इट एनर्जी विल बी रिलीज, लैक्टिक एसिड आल्सो along with it एनर्जी will also be released। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पर 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही रहेगा। पर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हमारा पायरुवेट जो है वो ठीक ठाक, यानी कि ठीक ठाक उसका जो ब्रेकडाउन होगा, अगर ये प्रेजेंस अब ऑक्सीजन में होगा, अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंट ठीक ठाक होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का रिलीज होगा, और यहाँ पर जो एनर्जी होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस एंड दिस, ओके। तो ये जो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में फॉलो होगा, ना कि साइटोप्लाज्म में। तो देखिए यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया है कि जो एनर्जी The energy that is released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule of ATP। तो ATP का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, जो कि एंड्रोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, जो कि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। तो आप लोग चिंतित मत होइए कि क्योंकि मैं अगले एक वीडियो में लेके आऊँगा ATP के बारे में डिटेल्स में, ओके। तो 9th क्लास में जो था मैं फिर से लेकर आऊँगा उसको, ओके। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। तो एटीपी का जो मॉलिक्यूल है, एनर्जी जो रिलीज होगा सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, तो ये यूज होगा, ओके, तो इमीडिएटली यूज फॉर सिंथेसिस मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। एटीपी सिंथेसिस के लिए ये यूज हो जाएगा, व्हिच इज यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ऑल ओवर द एक्टिविटीज इन अ सेल। यानी कि एटीपी जो होता है वो एक फ्यूल की तरह एक्ट करता है हमारे पूरे के पूरे सेल में। तो इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा एटीपी होता है वो कुछ ही भाग में डिवाइड हो जाता है, यानी कि हमारा जो एटीपी है वो एक कंसिडरेबल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है, ओके, व्हिच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल। यानी कि जिसमें एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होता है, उस टाइप ऑफ प्रोसीडियर को ये एटीपी कंट्रोल कर सकता है, ड्राइव आउट कर सकता है। तो देखिए एटीपी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो एंटीनोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो कि सो एटीपी इज एनर्जी करेंसी फॉर द सेलुलर प्रोसेसेस। तो हम लोगों को जैसे पता है तो एटीपी के बारे में। तो यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया, तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी। तो एटीपी क्या है, एटीपी है एडिनोसाइड डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ पर वो चीज़ बताया गया है कि जो एनर्जी जो रिलीज होता है, सो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन के वक्त पर जो एनर्जी रिलीज होता है वो कैसा यूज़ होता है कि इज यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल, और वो एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल को बनाने में यूज़ हो जाता है। फ्रॉम कहाँ से एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनता है। तो हमारे एनर्जी जो रिलीज होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के पीरियड में, यानी कि उस टाइम पर जो एनर्जी का रिलीज होता है, एनर्जी जो रिलीज होता है वो एटीपी का सिंथेसिस, यानी कि एटीपी के प्रोडक्शन टू मेक एन एटीपी सेल एटीपी मॉलिक्यूल, ओके। तो इट इज यूज्ड अप एंड इट इज डिराइव्ड, द एटीपी इज डिराइव्ड फ्रॉम एडीपी। एडीपी इज एंडिनोसाइड डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनता है। तो आप लोग देखिए वही इक्वेशन यहाँ पर बताया गया है, पी जो कि यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि पी है फॉस्फेट, तो एंटीनोसाइड डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट, ओके। तो एनर्जी का जो यूज होकर यहाँ पर एटीपी जो है एंटीनोसाइड डाइफॉस्फेट इट्स सिमिलर टू फॉस्फेट, तो इसीलिए ही यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो गया एंटीनोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो देखिए तो यहाँ पर चीज़ बताया गया है, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन। यानी कि एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं हमारे सेल में एटीपी
को यूज़ होता है, एटीपी का यूज़ होता है रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन द एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, तो हमारे एटीपी पर जो टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज जो है, ओके, जब वो वाटर से ब्रेक हो जाता है, इस लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 kg पर मोल इज रिलीज। तो अगर ये जब ब्रेक होता है वाटर का यूज होकर, तब 30.5 kg पर मोल का एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है, विच इज़ इतना वैल्यू का इक्विवेलेंट, इतना तक का इक्विवेलेंट एक सिमिलर और इक्विवेलेंट एनर्जी का रिलीज होता है, जो कि 30.5 kg पर मोल है। ओके, और यहाँ पर फिर से बताया गया इससे बैटरी के बारे में। बैटरी और कैसे कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो समझ नहीं पाते एटीपी को। तो एटीपी जो होता है वो एक सेल की तरह से, सेल यानी कि मैं बता रहा हूँ जो सेल बैटरीज होते हैं, ओके, जैसे कि हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था, जो सेल्स ये बैटरीज होते हैं, तो उसी सेल के बारे में बता रहा हूँ अभी। तो थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेस। तो बैटरी और या फिर जो सेल होते हैं हमारे काम पर कैसे लगते हैं, वो कैसे एनर्जी को देते हैं, ओके, और कैसे डिफरेंट वर्क पर वो यूज़ हो सकते हैं। सो थिंक ऑफ हाउ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेस। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, और इससे मैकेनिकल एनर्जी यूज ऑब्टेन हो सकता है, लाइट एनर्जी ऑब्टेन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन हो सकता है, एंड सो ऑन। इसी तरह से बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ को हमारे एटीपी के साथ कंपेयर किया गया है। ओके, तो देखिए, सो सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज्ड इन सेल्स, इन द सेल्स। यहाँ पर जो सेल्स है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो बड़ी सेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो मैं अभी बड़ी सेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज्ड इन द सेल्स फॉर द कंट्रैक्शन, ओके, ऑफ मसल्स। यानी कि हमारे सेल्स में जो एटीपी का यूज़ होता है वो कंट्रैक्शन ऑफ मसल के लिए यूज़ होता है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है, और कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस, और नर्वस इम्पल्सेस जो होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़ लाइक दिस। ओके, तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा किस तरह से हमारे जो बैटरीज होते हैं, जिस तरह से वो अपने एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक उसी तरह से फिर से हमारा जो एटीपी होता है उसका भी यूज़ होता है। और यहाँ पर आप लोग और एक चीज़ भी देखिए, तो यहाँ पर चीज़ बहुत सारे बताए गए हैं, एक्टिविटी है, रेस्पिरेशन के बारे में है। ओके, तो हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और आज के लिए इतना तक। तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट सा है। ओके, तो याद रख लीजिए पहले इतना तक जितना आज मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया। ओके, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर से अपना जर्नी शुरू करेंगे यहाँ से। ओके, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो नमस्ते।